नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। दोस्तों, नागराज की पहली कॉमिक्स नागराज के 2 भाग हम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि प्रोफेसर नागबड़ी ने नागराज को आतंकवादी गिरोहों के लिए एक हथियार के रूप में तैयार किया था, जिसे बुलडॉग द्वारा किराए पर ले लिया गया आसाम में तोड़फोड़ करने के लिए। परंतु महात्मा गोरखनाथ की मदद से नागराज बुराई का रास्ता छोड़ देता है और नेकी के रास्ते पर चल पड़ते हैं, और वो कसम खा लेता है कि वह दुनिया से सभी आतंकवादी गिरोहों का सफाया कर देगा। अब आगे की कहानी नागराज की दूसरी कॉमिक्स नागराज की कब्र में। तो प्रस्तुत है इसका पहला भाग। यह कहानी आपको 2 भागों में प्रस्तुत की जाएगी। नागराज सोचता है, बुलडॉग मेरा पहला शिकार होना चाहिए, क्योंकि उसी ने मुझे किराए पर हासिल किया था। आसाम में उसके कई बेकार कैंप हैं। मुझे सबसे पहले साकू कबीला देखना चाहिए, यहाँ से वही सबसे पास है। नागराज नागरस्सी की मदद से जंगलों को पार करता साकू कबीले की ओर बढ़ चला, और फिर इन्हीं कैंपों से मुझे बुलडॉग के हेडक्वार्टर का पता चल जाएगा। एक रात का सफ़र तय करने के बाद नागराज सुबह ही साकू कबीले जा पहुंचा। यह मेरे लिए स्वर्णिम सपेरा है, जो उन लोगों के लिए तबाही का अंधेरा लेकर आया है। नागराज बस्ती के एक खस्ता हाल होटल में जा पहुंचा। क्या तुम शेखू को जानते हो? वह इसी बस्ती में रहता है। शेखू, ठहरो, वहां बैठो। पता नहीं शेखू का नाम सुनकर यह क्यों घबरा गया। उधर होटल मालिक होटल के पिछवाड़े जा पहुंचा। अगर यह वही आदमी हुआ तो मुझे वह दौलत जरूर मिलेगी जो इस पर लगाई गई है। पास ही के एक झोंपड़े में वह घुसा। रोमो सुनकर खुश होगा। रोमो, मैं एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। फिर तो मैं सुबह सुबह तुम्हारा मुंह जरूर कड़वा करूँगा। मैंने उस आदमी को पा लिया है जिसकी तुम्हें तलाश थी। मुझे तो हर उस आदमी की तलाश है जो पैसा पैदा कर सके। किसी दिन यह शराब तुम्हें ले डूबेगी। इसी शराब के कारण तुम्हारी ताकत शेखू से कम पड़ती जा रही है। मेरे दुश्मन शेखू का नाम कैसे लिया तूने कमीने? भाग जा, वरना मैं तेरा गला काट दूंगा। रोमो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हें फिर से ताकतवर देखना चाहता हूँ, और तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया था। मुझे गुस्सा बहुत आने लगा है। खैर बता, क्या खुशखबरी लेकर आया है? बहुत दिनों के बाद एक आदमी शेखू की तलाश में आया है, और वह वही आदमी मालूम पड़ता है जिसने मूर्ति लूटी थी और जिसे शेखू तलाश करता फिर रहा है। तुम्हें कैसे यकीन है कि यह वही आदमी है? शेखू ने मुझे उसका हलिया बताया था। उसका कहना था कि इस हुलिये का आदमी कभी नजर आए तो तुरंत उसे खबर करके 5,000 रुपये इनाम हासिल कर लूँ। बेवकूफ़, जिस आदमी को तू शेखू तलाश कर रहा है वह खुद शेखू को तलाश करे, उसके बाद में क्यों आएगा? मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन होलिया वही है। सांप जैसी आंखें, उसकी खास पहचान है। मेरा दिल कहता है यह वही आदमी है। ज़रूर वह मूर्ति लेकर आया होगा। इससे पहले कि वह शेखू के संपर्क में आए, हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वह मूर्ति चुराने वाला है या कोई और। तुम उसे शेखू से मिलाने के बहाने झींगा गार में ले आओ। लेकिन याद रहे, इस मामले में हमारी पार्टनरशिप 50-50 होगी। शराब का खर्चा निकाल कर जो मिलेगा, आधा आधा। यह रोमो मर जाएगा लेकिन शराब नहीं छोड़ेगा। होटल मालिक वापस होटल में लौट आया। ए मिस्टर, चलो तुम्हें शेखू से मिलवा दूं। तुम्हें शेखू से मिलना था ना? हाँ, यह मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए, शेखू किसी अजनबी से नहीं मिलता। मैं शेखू के लिए अजनबी नहीं हूँ। तो फिर तुम्हें अपना पूरा परिचय देना चाहिए। बस तुम उससे इतना कह दो कि नागराज आया है। तुम नागराज हो? हाँ, यही नाम है मेरा। फिर तो मैं अभी तुम्हें शेखू के पास ले चलता हूँ। तुम्हारा नाम कतई अजनबी नहीं है। चलो। रास्ते में, नागराज अजनबी नाम नहीं? तुम उसके बारे में क्या जानते हो? सिर्फ इतना कि शेखू ने मुझसे कहा था यदि इस नाम का कोई आदमी इससे मिलने आए
तो तुरंत उसे गार में पहुंचा दूं। गनीमत है यह आदमी मेरे बारे में अधिक कुछ नहीं जानता। सचमुच वही है, बिल्कुल यही छुलिया बताया था शेखू ने। अब तुम इस गार में उतर जाओ, मुझे यहाँ से वापस लौटना है। धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे यहाँ तक का रास्ता दिखाया। रोमो, वह झींगा गार में उतर चुका है और यह 100% वही आदमी है। उसका नाम नागराज है। अब तुम होटल पर मेरा इंतज़ार करो। सबसे पहले मुझे इस कार का रास्ता बंद कर देना होगा, फिर चोर रास्ते से अंदर जाऊंगा। मेरा बेवकूफ़ दोस्त कालू कहता था कि शराब ने मेरी ताकत छीन ली, लेकिन अब भी मैं इन चट्टानों को उठा सकता हूँ। अगर मेरा बेवकूफ़ दोस्त मुझे चट्टान उठाने देख लेता तो शायद गश खाकर बेहोश हो जाता। यह पतली दरार अपने शरीर की मांसपेशियां सिकोड़ने की कला जैसे आती हो, वही ऐसे चोर दरवाजे पार कर सकता है। गार में। नागराज, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो जवाब दो। हाँ, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ। उसकी आवाज़ तीसरे बोर्ड वाली गुफा से आ रही है। इस गार की आवाज़ों का अनुमान सिर्फ मैं ही लगा सकता हूँ। यहाँ आवाज़ें गूंजती हैं, जरा सी आवाज़ पूरे गार में सुनाई पड़ती है और अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि आवाज़ कहाँ से आई है। हैरान होने की ज़रूरत नहीं नागराज, मैं ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। क्या तुम शेखू हो? हाँ, मैं ही शेखू हूँ। मूर्ति कहाँ है नागराज? पहले मैं तुम्हारी पहचान करूँगा कि तुम शेखू ही हो या कोई और। अपनी दाईं हथेली दिखाओ। तुम शेखू नहीं हो। बुलडॉग के सभी क्षेत्रीय सरदारों के हाथ में एक चिन्ह गुदा होता है, वह तुम्हारी हथेली पर नहीं है। यह रहा मेरी हथेली का निशान। रोमो नागराज के ऊपर वार करता है। मैं मास्टर रोमो हूँ। रोमो, जो इस दुनिया में सिर्फ एक है और अकेला है, जिसके पुरख ताकत की पूजा करते थे और जो मुझे विरासत में मिली है। मार्शल आर्ट में इसे मंकी ब्लो कहते हैं नागराज। यह हतापाई बंद करो और पहले मेरी बात सुनो। मास्टर रोमो अपने प्रतिद्वंदी को बोलने का मौका जरूर देता है। बोलो। तुमने मुझे यहाँ बुलाकर घेरने की कोशिश क्यों की? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? हाँ, यह बात तुम्हें जरूर पूछनी चाहिए, इसका तुम्हें हक है। नागराज, तुम वह शख्स हो जो आसाम के पौराणिक मंदिर से करोड़ों की मूर्ति चुरा कर ले गए थे, और जिन लोगों के लिए तुमने मूर्ति या काम चुराई थी अभी तक उन्हें नहीं पहुंचाई। उसका मतलब वह मूर्ति अभी तक तुम्हारे कब्जे में है और मैं उसे हासिल करना चाहता हूं। क्या तुम्हारा संबंध शेखू से है? कभी था, जब मैं उसके लिए भाड़े का कातिल बनकर चंद रुपए पा लेता था। मैंने इस गिरोह के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन फिर भी मुझे इस कारोबार से नफरत हो गई और मैंने शेखू के लिए काम करना छोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हें यह सब बातें बताने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे मूर्ति हासिल करने आया हूँ। मूर्ति मेरे पास नहीं है और ना ही तुम उसे हासिल कर सकते हो। रोबो नागराज के ऊपर वार करता है, ठाक ठाक ठाक, और नागराज को उठाकर फेंक देता है। आदमी जानदार है, लेकिन अक्ल दुरुस्त नहीं है। इसकी अक्ल दुरुस्त करनी होगी। ओह, तो तुम मास्टर आर्ट्स भी जानते हो और यह है तुम्हारा असली रूप। नागराज वार करता है। स्नेक हैंड का माहिर है। नागराज लगातार वार करता जाता है, ठाक ठाक ठाक, तड़ाक, आह, ठाक तड़ाक। नागराज अपने दोनों हाथों को बला की फुर्ती से घुमाता है, धाड़ धाड़ धाड़, साएं साएं। मैं चाहूँ तो तुम्हारी जिंदगी छीन सकता हूँ। रोमो, भले ही तुम मास्टर हो, लेकिन मेरे मुकाबले नहीं ठहर सकते। पहली बार मेरा पाला किसी उस्ताद से पड़ा है, मैं अपनी शिकस्त कबूल करता हूँ। तुम चाहो तो मेरी जिंदगी छीन सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। झींगा कार में फंसा मेरा शिकार आज तक निकल नहीं पाया। तुम पहले व्यक्ति हो जिसकी शक्ति अपरंपार है। मैं तुम्हारी गुस्ताखी को माफ़ करता हूँ, लेकिन गिरोह के लोग इस गुस्ताखी की सज़ा मुझे ज़रूर देंगे। मैं कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता हूँ, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे यही कत्ल कर दो। जिस गिरोह की तुम बात कर रहे हो वह मेरे दुश्मन है। मैं इस बुराई के विरुद्ध लड़ने वाला एक सिपह सालार हूँ। मूर्ति उसी मंदिर में पहुँच चुकी है जहाँ से चुराई गई थी। अगर यही बात है तो मैं तुम्हारा सिपाही बनकर
कुत्ते की मौत मरने के लिए भी तैयार हूं। सिपाही नहीं, दोस्त। नागराज, तुम सचमुच महान हो। मैं बाहर निकलकर गार का दहाना खोलता हूं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह इस दरार से निकल सकता हूं। दोनों झींगा गार से बाहर निकले। इन लोगों ने मुझे नशे का आदी बना दिया ताकि हर समय मुझे पैसे की ज़रूरत महसूस होती रहे और मैं इनके लिए काम करता रहूं। लेकिन एक मासूम लड़की की हत्या ने मेरे मन में उनके प्रति नफरत भर दी है। उसे मेरे सामने कत्ल किया गया। मैं शराब पीता रहा और उसे बचा नहीं सका। ऐसा लगता है उसकी आत्मा मेरे इर्द गिर्द भटकती रहती है। उसकी हत्या क्यों की गई? यह एक दिल दहलाने वाली घटना है। एक देशभक्त जासूस की मदद करने वाली लड़की की यह किस्सा 6 माह पूर्व का है, जब मुझे एक काम सौंपा गया था। रोमो अपना किस्सा सुनाता है। मास्टर रोमो, हेडक्वार्टर से तुम्हारे लिए एक नया काम आया है। किसी के कत्ल का मामला होगा शेखू। हाँ, हेडक्वार्टर ने बेगार कैम्प के नाम से जो प्रशिक्षण केंद्र खोला है, वहाँ से एक मजदूर भाग निकला था। वह दरअसल एक जासूस था। हर इलाके में नाकाबंदी की गई, परंतु उसका कोई सुराग नहीं मिला। ताज़ा सूचना के अनुसार वह बेल्लौरी बस्ती के करीबी जंगल में छुपा हुआ है। मालूम हुआ है एक लड़की उसे जंगल में खाना देने जाती है। बेल्लौरी बस्ती में रहने वाली इस लड़की का नाम कामिनी है और इसके साथ सिर्फ एक बूढ़ी औरत है। तुम्हें सिर्फ जासूस की लाश चाहिए ना? हाँ, फिलहाल तो यही काम करना है। यह रहा उसका फोटो। मैं बिल्लौरी गांव जा पहुंचा और शीघ्र ही उस घर को तलाश कर लिया जहां कामनी रहती थी। वहां एक बूढ़ी औरत मिली जो कि अंधी थी। माँ, मैं एक भटका हुआ मुसाफिर हूँ और बड़े संकट में फंसा हूँ, मेरी मदद करो। बोलो बेटा, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? कुछ डाकू मेरे पीछे पड़े हैं। बस कुछ दिन के लिए सिर छुपाने की जगह मिल जाए तो आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरे पास कुछ हीरे जवाहरात हैं जिसकी वजह से मेरी जान खतरे में पड़ गई है। मुझे मालूम हुआ था कि इस बस्ती के लोग आपको देवी समान मानते हैं। मेरी जान बचा लीजिए। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं यह सारा धन आपको दे दूंगा। धन का लालच मत दो बेटा, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा धन मानवता और पुण्य है जो हमारे पास है। तुम शरण आए हो तो जरूर तुम्हारी रक्षा होगी। माँ, आप भी सबकी बातों में आ जाती हो। यह मेरी बेटी कामिनी है, एक ही बेटी है। मुझ पर शक मत करो लड़की, मैं सचमुच मुसीबत में हूँ। लेकिन तुम्हें यह यकीन कैसे आ गया कि हम तुम्हारी जान बचा सकते हैं? बस्ती के बाहर एक फकीर मुझे मिला था। उसी ने मुझे बताया था कि इस घर के लोग मुझे बचा सकते हैं। मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मुझे बहन बनाना होगा। बहन? हाँ, मेरा एक भाई था, आंधी तूफानों का मुकाबला करने वाला दिलेर भाई। बस कुछ हत्यारों ने उससे हमें छीन लिया और उस भाई की जगह पूरी करने वाला मुझे वैसा ही भाई चाहिए। वैसे तो अब तक मेरे बहुत से भाई हैं, लेकिन वह बात मुझे अब तक किसी में नज़र नहीं आई जो मेरे भाई में थी। अगर तुम मुझे इस लायक समझती हो तो मुझे तुम्हारा भाई बनकर फक्र होगा। क्या विशेषताएं थीं तुम्हारे भाई की? पहले तुम मुझसे राखी बंधवा लो, तब सब कुछ बताऊंगी। आज से तुम मेरे भाई हो, इसे याद रखना। मेरी बहन, तुम भी याद रखना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरा भाई एक क्रांतिकारी देशभक्त था। वह ऐसे लोगों से लड़ रहा था जो यहाँ की भोली भाली जनता को देशद्रोह के लिए भड़का रहे हैं। पैसा, हथियार सब कुछ बांटा जाता है और यह सब कुछ विदेशी एजेंट कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ के स्थानीय नेताओं को खरीदा हुआ है। मेरे भाई ने ऐसे लोगों के खिलाफ बाकायदा एक दल बनाया और फिर टकराव होने लगे। बिल्लौरी जंगल में एक तिलिस्मी अड्डा बनाया जहाँ मेरे भाई का दिल छिपा रहता था। लेकिन दल में एक गद्दार पैदा हो गया
और उसने धोखे से मेरे भाई को मरवा दिया। हमने इसका कोई गम नहीं किया और मैंने अपने भाई की जगह संभाल ली, लेकिन मैं नेतृत्व में कमज़ोर साबित हुई। उधर हमारे दल के आदमियों को चुन चुन कर मारा जा रहा था। दल बदल गया और अंततः मैं अकेली रह गई। काश मेरे भाई जैसा नेतृत्वशाली भाई मुझे मिल जाए तो यह दल फिर से गठित हो सकता है और देशद्रोहियों के खिलाफ भरपूर जंग लड़ी जा सकती है। बस यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। तुम्हारे भाई का क्या नाम था? वैसे तो उसका नाम नारायण था, लेकिन वह काला चीता के नाम से जाना जाता था। काला चीता? हे भगवान, काला चीता की हत्या तो मेरे हाथों हुई। क्यों? तुम इतने परेशान क्यों हो गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल यह नाम मैंने कहीं सुना था। मैं तुम्हें पास के जंगल में अभी उन्हीं तिलिस्मी खंडरों में छिपा दूंगी। वहाँ कोई डाकू तुम तक नहीं पहुँच सकता। उस लड़की ने मुझे अपना भाई बनाकर पिल्लौरी के जंगल में छिपा दिया और इसी प्रकार मुझे खाना बेचती रही जैसे दूसरे जासूस को। मैं अपना काम खत्म करके वहां से भाग निकला। यानी तुमने उस जासूस की हत्या कर दी? हाँ, मेरी तरह वह भी कामनी का भाई बना हुआ था। तुमने बहुत बुरा किया। हाँ, इस बुराई की वजह से कई रातों तक मुझे नींद नहीं आई। फिर एक दिन मुझे मालूम पड़ा कि कामनी को पकड़ लिया गया। कामनी को क्यों पकड़ा गया? बुलडॉग के आदेश पर। उसे शक था कि जासूस ने उस लड़की को कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं। कामनी को यातनाएं देकर इसकी पूछताछ की जाती रही, फिर उसकी हत्या कर दी गई। तुम्हारी आंखों के सामने हत्या की गई? मैं शराब के नशे में था, लेकिन इसके बावजूद मुझे उसकी चीखें आज तक याद हैं। नागराज रोमो के गाल पर थप्पड़ मारता है। नीच आदमी, तुम अपनी बहन को नहीं बचा सके। इसलिए कहता हूं नागराज, तुम मेरा कत्ल कर दो। हाँ, मैं अपनी बहन का हत्यारा हूं। अगर तुम उसे बचा नहीं सके तो फिर तुम्हें इसका भरपूर बदला लेना चाहिए था। इसके लिए धन, ताकत और गिरोह की जरूरत मुझे महसूस हुई, क्योंकि मैं अकेला उसके सामने चींटी समान हूं। इसलिए मैं तुमसे मूर्ति हासिल करना चाहता था। क्या उन लोगों को मालूम है कि तुम विद्रोह पर उतर आए हो? नहीं, इसका एहसास उन्हें कतई नहीं, और वे मुझसे शराबी और निकम्मा समझकर अब कोई काम नहीं लेते। एक बात याद रखो रोबो, अब तक सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम्हें कामनी का सपना साकार करना है। इस खेल में तुम विभीषण की भूमिका अदा करोगे और मैं राम की। इस तरह रावण की लंका भस्म हो जाएगी। अभी हम शेखू के पास चल रहे हैं, लेकिन उसे हमारी योजना का पता नहीं चलना चाहिए। और मुझे फिर शराब की महसूस तलब हो रही है। दोनों वापस उसी बस्ती में लौट आए। हम रात के अंधेरे में शेखू तक पहुंचेंगे। बस्ती में अंधेरा फैल गया। अब यह शराब पीनी बंद करो और मुझे शेखू के पास ले चलो। हाँ, अब तक वह अफीम की खेती से लौट चुका होगा। यह जो गोयल खेरे में झोंपड़ियाँ बनी हैं, यह सब शेखू की है। इसके बीच एक बड़ा दालान है जिस पर शेखू का मकान खड़ा है। इस गेट से अंदर जाया जाता है। गेट पर स्टेशन गनधारी खड़े हैं। वहीं रुक जाओ, कौन हो तुम लोग? अबे मैं रोमो हूँ, गधे की औलाद, तुम सबका बाप। यह शराबी बॉस का मुंह लगा है, लेकिन इसके साथ कौन है? यह मेरा भाई है, काम मांगने आया है। रोमो की इतनी बेकदरी कि तुम उसे रोकने की हिम्मत कर सको। जाने दो, इससे मुंह क्या लगते हो। ठीक है, जाओ। शेखू दालान में बैठा था। रोमो आया है बॉस, अपने भाई को साथ लाया है। उसे यहाँ भेज दो। मैं रोमो का भाई नहीं हूँ और तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। क्या मतलब, कौन हो तुम? तो दोस्तों, नागराज की कब्र का पहला भाग यहीं समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आ रही होगी। शेखू से मिलने के बाद नागराज का क्या हुआ, क्या नागराज बुलडॉग तक पहुँच सका, आदि सवालों का जानने के लिए देखिए इसका दूसरा पार्ट, जो जल्द ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बताएं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद।